हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक मिस्ट्री मूवी है। मूवी का नाम है जोडियक और ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया का है और आज तारीख है 4 जुलाई 1969 और इस सिटी में काफी ज्यादा पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसके बाद हम एक यंग कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम डार्लिन है और लड़के का नाम माइक है। इस समय डार्लिन का मूड काफी सेट है और उनके मूड की जब ऐसी तैसी हो जाती है जब एक कार पीछे से आकर हाई बीम लाइट देने लगती है। इनको लगता है कि ये कोई वहीं का आम सिटीजन होगा। तभी पीछे खड़ी गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती और वो आदमी उन कपल्स को गोलियों से भून देता है। ये मर्डर होने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है तो देखते हैं कि यहाँ 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया है। इसके 4 हफ्ते बाद सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे हम रॉबर्ट ग्रे स्मिथ को देखते हैं जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में काम करता है और वो प्रोफेशनली न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट है। इसके बाद उस कंपनी के मीटिंग हॉल में आज की मीटिंग चालू हो जाती है जहाँ पे हम पॉल एवरिक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि काफी बड़ा क्राइम रिपोर्टर है जो खड़ा होकर वहाँ पर सबके आगे टसन झाड़ रहा होता है। तभी एक लेडीज आकर वहाँ एडिटर को एक लेटर पकड़ाती है जिसे पढ़कर एडिटर काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि इस लेटर का राइटर वही किलर है जिसने 4 हफ्ते पहले एक पार्क के अंदर डार्लिन और माइक को मारा था। और उस क्रिमिनल ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हुए लेटर में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने पेपर में इस लेटर को पब्लिश करो और ये लेटर अगर पब्लिश नहीं हुआ तो मैं अपनी किलिंग हिस्ट्री को वापस चालू कर दूंगा। इस लेटर में मैंने अपने पहचान के भी सबूत छोड़े हैं और मेरे बनाए पजल्स को सॉल्व करो और मुझे ढूंढने की कोशिश करो। ये सब जानकर पॉल काफी सीरियस हो जाता है और दूसरी तरफ रॉबर्ट भी इस पजल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने लगता है। इसके बाद पॉल जो क्राइम रिपोर्टर है वो अपने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से लेटर में लिखी इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को चेक करवाने लगता है। दरअसल पॉल के खुफिया सोर्सेज पुलिस वाले थे इसलिए उसे जल्दी ही काफी अच्छे क्लू मिल जाते हैं। इसके बाद पॉल जाकर एडिटर को बताता है कि ऐसे ही लेटर कैलिफोर्निया के काफी सारे न्यूज रिपोर्टरों को भेजे गए हैं। जिसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि स्टोरी तैयार करो और हम इस लेटर को छापने वाले हैं। इसके बाद वहाँ की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उस लेटर में दिए हुए पजल्स को सोल्व करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन के न्यूज़पेपर में उन पजल्स को छाप दिया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर को अलग अलग पजल्स भेजे हैं। इसके 3 दिन बाद पॉल रॉबर्ट को कॉन्टेक्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि रॉबर्ट भी पजल्स को सोल्व करने में लगा हुआ है। जिस पर पॉल रॉबर्ट को बोलता है कि ये बेकार की मेहनत करना बंद करो, इस पजल को ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है। जिस पर रॉबर्ट ये जानकर काफी हैरान है कि एक हिस्ट्री टीचर ने इस पजल्स को एक ही दिन में कैसे सॉल्व कर लिया। दरअसल दोस्तों उन पजल्स में किलर का कोडेड मैसेज लिखा होता है। इस पे लिखा होता है कि मुझे लोगों को मारने में काफी मजा आता है क्योंकि जो मजा इंसानों को मारने में है वो वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करने में नहीं है क्योंकि इंसान दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है। रोबोट इसमें देखता है कि पजल्स का एक पार्ट अभी भी सॉल्व होना बाकी है जिसे वो टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाया। जिसके बाद रोबोट जल्दी से उस बचे हुए पजल्स को सॉल्व करने लगता है जिसे मिलाकर कुछ नाम बन रहे थे, लेकिन इस पजल्स पे सबसे ज्यादा फोकस डेंजर एनिमल्स पे दिया गया था। अभी पॉल ये देखकर काफी खुश है कि रोबोट एक टैलेंटेड बंदा है। इसके बाद वहाँ के क्रॉनिकल के स्टाफ को एक और लेटर आता है जिसे उसी किलर ने भेजा है और इस बार उस किलर ने खुद को एक नाम भी दिया है जो कि जोडियक है। इसके बाद हमें 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेक के पास एक कपल मजे कर रहा था जिसमें मेल का नाम ब्रायन है और फीमेल का नाम सिसिलिया। तभी सिसिलिया वहाँ पर नोटिस करती है कि एक आदमी उन्हीं की तरफ आ रहा है और ये देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उस आदमी ने काफी अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और तो और उस आदमी के हाथ में गन भी है, जिसे देखकर ब्रायन और सिसिलिया काफी घबरा जाते हैं। ये वही किलर है जिसका नाम जोडियक है और ये आज अपने नए शिकार के लिए आया है। इसके बाद जोडियक सिसिलिया को एक बोर्ड पर बांध देता है और ब्रायन का भी यही हाल करता है। जिसके बाद वो एक चाकू से दोनों का पेट फाड़कर उन्हें मार देता है और वहां से जाने से पहले जोडियक ने उनकी कार पे एक मैसेज भी छोड़ा है जिसपे एक गन शॉट का सिंबल बना हुआ है और ऐसा ही सिंबल जोडियक के कपड़ों पे भी बना हुआ था। इस मर्डर के दौरान जोडियक के अटैक से ब्रायन बच जाता है या फिर हो सकता है कि उसने जानबूझकर ब्रायन को जिंदा छोड़ दिया है। इसके बाद विटनेस के अकॉर्डिंग रोबोट जोडियक का स्केच बनाने लगता है। जिसके बाद पॉल बोलता है कि पिछले महीने जोडियक ने 2 लोगों को मारा था और अब उसने तीसरा मर्डर क्यों किया है, लेकिन इस बात का जवाब रोबोट के पास भी नहीं होता। जिसके बाद रोबोट बताता है कि जोडियक के प्रीवियस लेटर में एक लाइन थी जो है द मोस्ट डेंजरस गेम ऑफ ऑल और कोइंसिडेंटली रोबोट ने ये लाइन एक मूवी में सुनी है जो कि एक बुक के ऊपर आधारित है जिसका नाम है द मोस्ट डेंजरस गेम। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रोड पर काफी सारी टैक्सीज मौजूद है और इन्हीं टैक्सी में से एक टैक्सी में वो जोडियक बैठा होता है और वो उस टैक्सी ड्राइवर को एक सुनसान गली के अंदर ले जाता है और टैक्सी ड्राइवर को जान से मार देता है। जिसके बाद हमें 2 डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम देव तोसी और दूसरे का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। वो दोनों ही क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर इन्हें रिपोर्ट करता है
और बताता है कि एक टैक्सी में एक ड्राइवर को गोली मार दी गई है और विटनेस के हिसाब से सस्पेक्टिव कोई राउंड फेस वाला व्हाइट मेल है। लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी इन दोनों डिटेक्टिव को ये समझ नहीं आता किलर ने इसने अजीब तरीके से ये मर्डर क्यों किया है। इसके बाद क्रॉनिकल न्यूज़पेपर पे एक और लेटर आता है जो कि ऑफकोर्स जोडियाक का ही होता है और इस बार उसने एक कपड़े का टुकड़ा भी भेजा है। जिसके बाद मीटिंग रूम में पॉल जोडियाक का मैसेज पढ़ने लगता है जिस पर लिखा था कि उस टैक्सी ड्राइवर को मैंने ही मारा है, जिसका एविडेंस ये कपड़े का टुकड़ा है। लेटर के थ्रू जोडियाक कहता है कि इंसिडेंट्स वाली जगह पर आई हुई पुलिस काफी बेवकूफ थी क्योंकि उन्होंने पार्क को सर्च करने की कोशिश भी नहीं की और मैं पूरे टाइम ही पार्क के अंदर मौजूद था और उन लोगों ने पार्क में अच्छे से सर्च किया होता तो वो मुझे पकड़ पाते। जिसके बाद उस रूम के अंदर डिटेक्टिव डेव और उसका पार्टनर आ जाता है। दरअसल डेव उस ड्राइवर के शर्ट का कपड़ा लेने आया है ताकि वो उस शर्ट की जांच करवा सके। यहाँ पर इनको पता चलता है कि जोडियाक का अगला टारगेट कोई स्कूल बस है। जिसके बाद न्यूज़पेपर का हेड बोलता है कि इस इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाए नहीं तो सिटी के अंदर सभी लोग पैनिक करने लगेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट डे रोबोट का बेटा स्कूल जाने लगता है तो रोबोट अपने बेटे को स्कूल बस से नहीं जाने देता क्योंकि उसे डर है कि इसी बस में कहीं हमला ना हो जाए। अब इन सब के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर वाले स्कूल बस थ्रेड से रिलेटेड न्यूज को रिलीज कर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी प्रेशर आ चुका था। इसके बाद शहर की पुलिस भी जोडियाक को ढूंढना शुरू कर देती है और फाइनली उनको जोडियाक के फुटप्रिंट मिल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवी की शुरुआत में जिस लड़के को मारा था वो अभी भी जिंदा है और शायद उसने जोडियाक की शक्ल भी देखी है, लेकिन ना जाने क्यों वो लड़का जिसका नाम माइक होता है वो पुलिस वालों से मिलना नहीं चाहता था। और ऐसे ही करते करते काफी समय बीत जाता है लेकिन किसी को जोडियाक का कुछ भी पता नहीं है। इवन उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि जोडियाक लोगों को मार क्यों रहा है और तो और इन किल्स का कोई पैटर्न है भी या नहीं क्योंकि लास्ट मर्डर का पैटर्न पहले से डिफरेंट है क्योंकि ये जोडियाक का फर्स्ट सिंगल मर्डर है, वरना वो तो डबल मर्डर ही करता था और डबल मर्डर में वो फीमेल को जान से मार देता है और मेल्स को इंजर्ड करके छोड़ देता है। और उसे फीमेल लवर्स से इतनी नफरत क्यों है। इसके बाद उसने कैब ड्राइवर को मारा जो कि एक मेल था, जिसका मतलब जोडियाक अपना किलिंग पैटर्न बदलना चाहता है। इसके कुछ दिन बाद डेव को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक आदमी ने पुलिस डिपार्टमेंट में फोन किया है और वो खुद को जोडियाक बता रहा है और तो और टीवी के मॉर्निंग लाइव शो पर एक मेलविन नाम के लॉयर से बात करने की डिमांड रख रहा है। जिसके बाद जल्दी से मेलविन को टीवी शो पर लेके जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हो सके तो जोडियाक को कन्विंस करो कि वो तुमसे कहीं मिलने के लिए आ जाए। इसके बाद थोड़ी देर में शो के दौरान जोडियाक का कॉल आता है जो अपने आप को सैम नाम से इंट्रोड्यूस करता है और काफी देर बात करने के बाद सैम मेलविन को एक सिटी चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद पुलिस वाले जल्दी से चर्च की तरफ जाने लगते हैं मगर उन्हें चर्च में सैम नहीं मिलता। और वहीं दूसरी तरफ सेकेंड इंसिडेंस का सर्वाइवर सैम की आवाज सुनकर ये कंफर्म करता है कि ये जोडियाक नहीं है। इसके बाद कोरियनकल न्यूज एजेंसी में जोडियाक का एक और लेटर आता है जिसमें वो शहर की पुलिस को टारगेट कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ की पुलिस मुझे छू भी नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। जोडियाक ने उस लेटर के साथ साथ बम बनाने का फॉर्मूला और एक ड्राइंग भी भेजी है जो कि चेक करने के बाद एकदम सही निकलती है, जिसका मतलब जोडियाक बम बनाने भी जानता है। इस सब के बाद पॉल और रोबोट ड्रिंक करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ये अपने पास्ट इंटरेस्ट और हॉबी की बातें करते हैं। इसके 1.5 महीने बाद जोडियाक एक और लेटर भेजता है और इस बार उसने लेटर क्रॉनिकल के बजाय मेलविन को भेजा है और लेटर में लिखा है कि मैं खून करना नहीं चाहता मगर मैं मजबूर हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जोडियाक ने मेलविन को ड्राइवर के शर्ट के टुकड़े भी भेजे हैं। अभी मेलविन काफी कंफ्यूज हो जाता है कि जोडियाक ने उसे लेटर क्यों भेजा है। इस सब के 2.5 महीने बाद जोडियाक का एक और लेटर आता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है जिसमें जोडियाक अपनी अचीवमेंट को मैन हंटिंग और उसकी स्टोरी न्यूज़पेपर को भेजता है मानो ये जोडियाक के लिए कोई खेल हो। जिसके बाद पॉल रोबोट को बताता है कि हमारा न्यूज़पेपर अब से जोडियाक के लेटर को नहीं छापने वाला, डायरेक्टर देखना चाहते हैं कि जोडियाक कैसे रिएक्ट करेगा। जिसके बाद पॉल रोबोट को एक कटिंग दिखाकर बताता है कि जोडियाक ने अपना नाम और सिंबल इस वॉच के एड से चुराया है और तो और जोडियाक के लेटर में से भेजी हुई एक स्टोरी कन्विंसिंग ही नहीं है। इस स्टोरी का किलर तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। जिन सबको देखकर ऐसा लगता है कि जोडियाक कोई रियल किलर नहीं है, वो तो बस रियल किलर के काम का क्रेडिट लेना चाहता है। अब जोडियाक और उसकी किलिंग मिस्ट्री को चलते चलते 1 साल से ऊपर हो गया है लेकिन अब तक किसी के पास कोई भी क्लू नहीं है कि जोडियाक कौन है। इसके बाद पॉल के पास एक लेटर आता है जिसमें एक खून से सना हुआ कपड़ा था, जिसे देखते ही पॉल समझ जाता है कि ये लेटर जोडियाक का है। इसका मतलब कि पॉल अब जोडियाक की नज़र में आ चुका है। जिसके बाद पॉल काफी डरा हुआ है क्योंकि इस लेटर में जोडियाक ने पॉल को मारने की धमकी दी है। जिसके अगले दिन ही पॉल गन का लाइसेंस लेकर गन चलाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते करते न्यू फैक्ट्स सामने आते हैं जिसे कंफर्म करने के लिए डेव और उसके साथी रिवरसाइड नाम की जगह पर जाते हैं
जहाँ जोडियक ने अपना पहला मर्डर किया था। और उसी जगह पर सारे डिटेक्टिव पॉल से नाखुश हैं क्योंकि पॉल ने एक आर्टिकल छापा है जिसके हिसाब से पॉल के पास जोडियक की आइडेंटिटी का कोई पॉसिबल क्लू है और इस बारे में पॉल ने डिटेक्टिव से कुछ भी शेयर नहीं किया है। इसके बाद डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ रिवर साइड के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है जहां ऑफिसर इन्हें एक केस फाइल दिखाते हुए ये बताता है कि एक चेरी नाम की लड़की को 1966 में मारा गया था, जिसके मरने के 3 दिन बाद उसके किलर ने न्यूज़पेपर, मीडिया और प्रेस सभी को लेटर भेजे थे ताकि वो उसकी स्टोरी को छाप सके। ये आदमी ऐसा करके फेमस होना चाहता था। ऑफिसर बताता है कि ये मर्डर जोडियक के किए हुए मर्डर से काफी मैच खाता है। इवन दोनों किलर की हैंडराइटिंग भी सेम है, या फिर वो चेरी के किलर की आइडेंटिटी लेकर खुद को फेमस करना चाहता है। इसके बाद डेव के दिमाग की लस्सी हो जाती है जब वो देखता है कि पुलिस स्टेशन में काफी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्हें जोडियक की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है। जिसके बाद डिटेक्टिव एक एक करके इन सभी का इंटरव्यू लेने शुरू कर देता है और इस इंटरव्यू की तहकीकात करते करते और 8 महीने निकल जाते हैं। यानी कि जोडियक मर्डर मिस्ट्री को चलते चलते 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जोडियक से रिलेटेड कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगी। और इन्हीं सब इंटरव्यू के बीच में एक इंटरव्यू डिटेक्टिव का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है जो कि आर्थर लीफ एलन का था, जिसकी काफी सारी हैबिट और रूटीन जोडियक से मिलती है। इस पे पुलिस वालों को लगने लगता है कि आर्थर ही जोडियक है और अब जाके पुलिस वालों को कोई रियल क्लू मिला है। जिसके बाद जल्दी ही आर्थर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है जिससे ये पता लगता है कि आर्थर दिमागी तौर से ठीक नहीं है। जिसके बाद डेव और उसका पार्टनर पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेकर आर्थर से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें आर्थर से कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी पुलिस हार नहीं मानती। जिसके बाद वो आर्थर की फैमिली का भी इंटरव्यू लेते हैं जो आर्थर का नाम क्लियर करने के लिए आर्थर की हैंडराइटिंग भी दिखाते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि आर्थर और जोडियक की हैंडराइटिंग में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। जिसकी वजह से डेव काफी ज्यादा नाखुश है क्योंकि उनकी पहली लीड भी अब बेकार हो चुकी है। जिसके बाद डेव का पार्टनर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, जिस पर डेव बताता है कि मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि आर्थर जोडियक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि आर्थर ही जोडियक निकले ताकि मैं उसे पकड़कर जेल में डाल सकूं ताकि ये केस सोल्व हो सके। और वहीं दूसरी तरफ पॉल की भी अब ऐसी तैसी हो चुकी है क्योंकि वो भी अब हर समय डर डर के जी रहा है। इसके बाद एक दिन न्यूज़पेपर का एडिटर पॉल को अपने पास बुलाकर कहता है अब हम लोग जोडियक से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और पब्लिशिंग बंद कर रहे हैं और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम अपनी ये जॉब छोड़ सकते हो। जिस पर पॉल अपनी ये जॉब छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट डेव को एक थिएटर में मिलता है और दोनों ही अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने आए होते हैं। जिस पर रॉबर्ट डेव से बोलता है कि जोडियक तो एक लेजेंड बन चुका है क्योंकि अब तो उसके ऊपर मूवीज भी बनने शुरू हो गई है और तो और ये मूवी हिट भी जा रही है। ये जोडियक तो रोल मॉडल बनता जा रहा है। अब ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद पुलिस, मीडिया और किसी को भी जोडियक का कोई भी लेटर नहीं मिलता। जिसके बाद लोगों को लगता है कि जोडियक ने मर्डर करना छोड़ दिया है। और ऐसे ही एक दिन बिल डेव को बताता है कि मैं होमसाइड डिपार्टमेंट से ट्रांसफर ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं जोडियक को और इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ रोबोट ने जोडियक के लेटर्स और उसके आर्टिकल को इकट्ठा करके एक बुक बना ली है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है कि जोडियक के ऊपर एक बुक लिखी जाए। इसके बाद रोबोट पॉल के घर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल की तो काफी ऐसी तैसी हो रखी है क्योंकि अब पॉल ने दारू और ड्रग लेना शुरू कर दिया है। जिसके बाद रोबोट पॉल से कहता है कि मैं जोडियक के ऊपर एक बुक लिखना चाहता हूँ जिसके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद है। तो तुमसे ज्यादा डीपली किसी ने भी जोडियक को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। जिस पे पॉल कहता है कि जोडियक को मैंने 4 साल पहले ही इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दिया है और तो और मैंने उससे रिलेटेड फाइल को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया है क्योंकि वैसे भी जोडियक मुझे मारने वाला नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। जिसके बाद रोबोट ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा अपसेट है। इसके बाद रोबोट डिटेक्टिव डेव से मिलने जाता है ताकि वो जोडियक से रिलेटेड डाटा इकट्ठा कर सके, लेकिन डेव यहाँ पर रोबोट की हेल्प करने से मना कर देता है। लेकिन डेव रोबोट को एक सलाह देता है कि तुम नापा के पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ के कैप्टन कैन नार्लो से मिलो और वो शायद तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद रोबोट सीधा नापा के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर कैप्टन कैन मार्लो से मिलता है। वहां पहुंचकर रोबोट उससे काफी रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद कैन जोडियक के किए हुए डबल मर्डर की फाइल उसे दिखाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद रोबोट जल्दी से केस की फाइल चेक करने लगता है जिसमें उसे पता लगता है कि जोडियक की फर्स्ट विक्टिम डार्लिन काफी सुंदर थी जिसके बहुत सारे चाहने वाले थे और इसी फाइल में आर्थर ले का भी जिक्र है और ये जिक्र डैरन की सिस्टर लिंडा ने किया था। लिंडा के हिसाब से आर्थर प्राइम सस्पेक्ट है। यहाँ से निकलने के बाद रोबोट डार्लिन से रिलेटेड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। यहाँ रोबोट को पता लगता है कि जिस रात डार्लिन मारी गई थी तो उसी रात डार्लिन के सभी रिश्तेदारों को एक कॉल आया था जिसपे किसी आदमी ने हैवी वॉइस में बात की थी। जिसपे रोबोट को लगता है कि जोडियक डार्लिन को पर्सनली जानता था और शायद जेलसी की वजह से उसने डार्लिन और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला किया हो। जिसके बाद रोबोट डेव के पास जाकर ये सारी बातें बता देता है कि मर्डर से पहले डार्लिन को कोई आदमी फॉलो कर रहा था और तो और उसके घर पे कॉल भी आ रही थी जिस पर हैवी ब्रीथिंग की आवाजें सुनाई देती थी। इसके बाद रोबोट डेव से कहता है मैं डार्लिन की सिस्टर लिंडा से मिलना चाहता हूँ, शायद वो जोडियक के बारे में कुछ जानती हो।
जिसके लिए डेव मान जाता है। अब धीरे धीरे रोबोट की फैमिली भी बिखरती जा रही है क्योंकि रोबोट का ध्यान अपनी फैमिली से ज्यादा जोडियक को ढूंढने में लगा हुआ है। इसके बाद 25 अप्रैल 1978 में डेव को क्रॉनिकल से एक कॉल आता है जिसके हिसाब से इतने सालों बाद जोडियक ने न्यूज़पेपर को एक नया लेटर भेजा है और तो और इस लेटर में डिटेक्टिव डेव को भी मेंशन किया गया है। इसके बाद डेव जब पुलिस स्टेशन जाता है और लेटर चेक करता है तो डेव के सुपीरियर उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो जोडियक का केस तो बंद हो चुका है। तो सुपीरियर्स के हिसाब से ये लेटर डेव ने खुद ही फोर्स किया है। दोस्तों ये काफी समय से जोडियक को ढूंढ नहीं पाए तो अब ये लोग इस पॉसिबिलिटी को ही एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि जोडियक फिर से लेटर भेज सकता है, जिस वजह से डेव को होमोसाइड डिवीजन से बाहर कर दिया जाता है। अब जोडियक ने डेव की जिंदगी भी पोल की तरह बर्बाद कर दी है और यही हाल अब रोबोट के साथ भी होने वाला है क्योंकि रोबोट की वाइफ अब रोबोट के पागलपन से थक चुकी है। तो वो एक दिन मौका पाकर घर छोड़कर चली जाती है और वो बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है क्योंकि रोबोट का ये पागलपन फैमिली को खतरे में डाल सकता है क्योंकि आजकल घर पे कॉल आ रहे हैं जिसपे हैवी ब्रीदिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पक्का ये जोडियक का ही काम है, लेकिन रोबोट अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है और उसे एक दिन लिंडा से मिलने का मौका मिल जाता है जो कि प्रेजेंट में एक जेल में कैद है। लिंडा से रोबोट को पता लगता है कि डार्लिन लड़कों में काफी फेमस थी, लेकिन उन लड़कों में से एक आदमी काफी अजीब था जो डार्लिन से हमेशा लोगों को जान से मारने की बातें करता था। इसीलिए डार्लिन उस आदमी से दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी ने डार्लिन को फॉलो करना शुरू कर दिया और काफी सोचने के बाद लिंडा उसे बताती है कि मुझे उस आदमी का पूरा नाम तो याद नहीं है लेकिन मुझे उसका निकनेम पता है, लेकिन उस आदमी को ले बुलाया जाता है। तभी रोबोट के दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाती है क्योंकि जोडियक होने की सबसे तगड़ी पॉसिबिलिटी आर्थर ले एलन नाम के बंदे की ही थी, लेकिन राइटिंग मिसमैच की वजह से आर्थर पर से इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी गई थी। तभी रोबोट को याद आता है कि उसने डार्लिन की केस रिपोर्ट में पढ़ा था डार्लिन आर्थर ले एलन को जानती थी। इसके बाद रोबोट पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि जोडियक आर्थर लेक एलन है। जिसके बाद रोबोट सीधा डिटेक्टिव डेव के पास जाता है, जिसके बाद उसे वो अपनी सारी थ्योरी बताने लगता है, जिस पर डेव बताता है कि मुझे शुरुआत से ही आर्थर पे ही शक था मगर हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले और हम आर्थर को जोडियक प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम कोर्ट में अपनी थ्योरी बताएंगे तो जज ने कोइंसिडेंस कह के रूल आउट कर देगा। इस पर डेव रोबोट से कहते हैं कि मेरी मानो तो ये केस को ड्रॉप कर दो, तुम बस अपनी बुक को लिखकर पब्लिश कर दो, तुम पहले ही काफी कुछ कर चुके हो। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें 1983 का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोबोट को एक स्टोर में आर्थर ले दिखता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन रोबोट को पूरा यकीन है कि आर्थर ही जोडियक है जिसने डार्लिन को मारा था। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जिसके बाद हमें 1991 का सीन दिखाया जाता है जहाँ डार्लिन का बॉयफ्रेंड माइक ने अथॉरिटी से बात करने के लिए राजी हो गया है। तो उससे पूछा जाता है कि उस रात तुमने किसे देखा था, डार्लिन का खूनी कौन हो सकता है। तो माइक आर्थर को पॉइंट आउट कर देता है, यानी कि रोबोट और डेव का शक मतलब सही था, आर्थर ही जोडियक है, मगर इस केस को 22 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस आर्थर पे केस फाइल कर रही थी तभी आर्थर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, मगर ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस को क्लोज कर दिया, मगर कुछ जगह ये केस अभी भी खुला हुआ है और तो और इस केस का मेन सस्पेक्ट आर्थर ही है। रही बात डेव की, उस पे से फोर्जरी के चार्जेस हटा दिए जाते हैं और क्राइम रिपोर्टर पॉल एक बीमारी में गुजर गया। रोबोट अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा है और आर्थर के मरने के बाद रोबोट के घर पर कॉल आना भी बंद हो गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।